हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम योर एजुकेटर खुशी एंड आज हम प्रोसीड करेंगे हमारी नेट जेआरएफ की जर्नी को, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आता है, फिर सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर आते हैं। और साथ ही साथ हम आज डिस्कस कर लेंगे हमारे जो कलेक्शन ऑफ डाटा के मेथड्स होते हैं कि किन किन तरीकों से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी मेथड होता है, सेकेंडरी मेथड होता है, और हम कोशिश करेंगे अगर ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुई तो हम इसके साथ साथ क्वेश्चनर को भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो क्वेश्चनर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में पहले मैं आपको क्वेश्चनर कराऊंगी और उसके बाद मैं आपको वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और जो स्केल्स होते हैं वो करवाऊंगी। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग से। क्वेश्चनर या तो हम इस वीडियो में करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट मैं आपको क्वेश्चनर भी जरूर करवाऊंगी क्योंकि क्वेश्चनर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात आती है सैम्पलिंग की। तो सैम्पलिंग देखो, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हमारे पास क्या होता है, एक पॉपुलेशन होता है, जो कि पॉपुलेशन हम बोल सकते हैं कि टोटल हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन के अंदर कवर करते हैं। पॉपुलेशन को हम इंटायर बोल सकते हैं, दैट मीन्स पूरा। इसे हम सेंसस बोलते हैं। सेंसस का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। कि किसी चीज को हम अगर पूरा लेते हैं ना, दैट इज सेंसस, पॉपुलेशन, इंटायर। और इस पूरे इंटायर में से हम क्या करते हैं, कुछ छोटी छोटी यूनिट्स को निकाल लेते हैं और वो क्या बनता है, हमारा सैंपल बनता है। ठीक है, तो हमारा जो सैंपल होता है वो कहाँ से निकाला जाता है, पूरे पॉपुलेशन में से निकाला जाता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या आती है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है इसका अगर हम मीन निकालते हैं तो उसे बोला जाता है पैरामीटर। और अगर हम सैंपल के मीन को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पर याद रखना, पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पैरामीटर, और पॉपुलेशन के मीन को पैरामीटर बोला जाता है, एस फॉर सैंपल एंड एस फॉर स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पर जो सैंपल का मीन होता है उसे क्या बोलते हैं, हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। हमारा जो रिजल्ट है वो ज्यादा एक्यूरेट कहाँ आता है, यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा क्योंकि हमने पॉपुलेशन के हर एक यूनिट को स्टडी किया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्यूरेट आ सकता है, लेकिन कब एक्यूरेट आएगा, अगर हमने जो सैंपल सेलेक्ट किया है वो सही होगा। अगर हमने सैंपल सेलेक्ट करने में किसी भी तरह की कोई भी कमी कर दी या कोई भी गड़बड़ हो गई तो हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो एक्यूरेट यहाँ पर आता ही आता है क्योंकि हमने सारी पॉपुलेशन को स्टडी किया है। लेकिन यहाँ पर तब आएगा अगर आपने जो सैंपल है उसको अच्छा सेलेक्ट किया है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, देन यू कैन फाइंड द एक्यूरेट रिजल्ट। फिर आता है टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट। तो ये देखो, सेंसस, हर एक बंदे को, हर एक चीज को अगर हमें स्टडी करना है तो वो क्या है, ज्यादा टाइम लेगा और साथ ही साथ वो डिफिकल्ट भी होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, सभी को तो डिस्कस करना नहीं। अब सैंपल में हमें क्या करना है, कुछ एक यूनिट को हम यूज करेंगे, कुछ एक यूनिट को हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, कुछ ईजी हो जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं रहता जितना एक पॉपुलेशन को स्टडी करना होता है। जो डिफिकल्टी लेवल है वो कम हो जाती है और टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी बहुत कम लगता है। अब यहाँ पर हमने क्या बोला कि अगर हमारा सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा तो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तब क्या होगा, अगर हमारा जो सैंपल है वो एक्यूरेट ना हो, दैट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ना हो, तो क्या होगा, तो हमारी अराइज होती है सैंपलिंग एरर। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन सैंपलिंग एरर होता क्या है, सैंपलिंग एरर क्या कहते हैं कि जहां पर हमारी सैंपल कम लेने की वजह से हमारे पास क्या आते हैं, एरर देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 100 की पॉपुलेशन थी और 100 की पॉपुलेशन में से सिर्फ 5 जने ले लिए, तो 100 में से सिर्फ 5 लोग उसे सही से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 15, 20, 25 इस तरह से ज्यादा सैंपल लेना चाहिए। जब जब हम सैंपल साइज को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो सैंपलिंग एरर होता है वो कम होता जाता है। दैट मीन्स हमारे सैंपल साइज के बढ़ाने से हमारी जो कमियां है या सैंपलिंग रिलेटेड एरर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सैंपल होगा ना वो अच्छे से रिप्रेजेंट करने लगेगा हमारी पॉपुलेशन को। तो इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द सैंपल साइज एंड सैंपलिंग एरर। फिर आती हैं कुछ टर्म्स जो कि सैम्पलिंग से बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं और एग्जाम में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपसे ये जो टर्म्स हैं वो पूछी जाती हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या कहता है, यूनिवर्स। यूनिवर्स देखो क्या होता है, हमने यहाँ पे बात की थी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को देखो एक सर्कल में राउंड कर दिया गया, दैट मीन्स उसकी एक लिमिट है, इससे बाहर की चीजें हमारी पॉपुलेशन के अंदर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्स होता है ना, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं और यहाँ पर टाइम और प्लेस से इसको स्पेसिफाइड नहीं किया जाता। दैट मीन्स हम यहाँ पर जो यूनिवर्स है उसको टाइम और प्लेस के साथ बाउंड नहीं कर सकते। जितनी भी चीजें, पूरे ये लगा लो कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, यूनिवर्स है। और यूनिवर्स के बाद आता है पॉपुलेशन। यूनिवर्स से छोटा है पॉपुलेशन, और ये क्या कहता है कि जहां पर हमें एक
टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास, क्या चीजें हैं जिनको हमें स्टडी करना है। जैसे हमने यहाँ पर पॉपुलेशन किया तो हमें पता है कि सिर्फ इस राउंड के अंदर ही पॉपुलेशन है, ठीक है। तो यही चीज इसमें आ जाती है कि अगर हम टाइम और एरिया मतलब कि प्लेस से रिलेटेड अगर उसको थोड़ा बहुत स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे इंडिया में बोल दूं तो इंडिया की पॉपुलेशन है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि कोई हमने टाइम भी स्पेसिफाइड नहीं किया, कोई हमने प्लेस भी स्पेसिफाइड नहीं किया, तो वो क्या कहलाता है, वो यूनिवर्स कहलाता है, जो कि बड़ी टर्म हो जाती है पॉपुलेशन से। फिर आता है टारगेट पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन तो हमने बोल दिया कि इंडिया है, वो पूरा पॉपुलेशन इंडिया को हम मान लेते हैं कि इंडिया को हमें स्टडी करना है, तो हम इंडिया, पूरे इंडिया को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। लेकिन अब हमें सैंपल उठाना कहां से है, किस एरिया से उठाना है, तो पॉपुलेशन से भी आगे हम चले गए हैं, जो कि क्या कहलाता है, टारगेट पॉपुलेशन कहलाता है, जिसमें से हमें क्या करना होता है, सैंपल को ड्रॉ करना होता है। नेक्स्ट आता है सैंपलिंग फ्रेम। जैसे कि टारगेट पॉपुलेशन है, वो हमने एक स्टेट का ले लिया, अब उस स्टेट में से भी कौन कौन सी जगह पर हम जा सकते हैं, असेस कर सकते हैं, जहां पर हम पहुंच सकते हैं और कैसे पहुंच सकते हैं, तो वो होता है हमारा सैंपलिंग फ्रेम। नेक्स्ट आता है सैंपल, उससे भी एक छोटी टर्म आ गई, दैट इज सैंपल। सैंपल क्या होता है, द सेट ऑफ एलिमेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में से जितने हमने सैंपल को ड्रॉन कर लिया, दैट मीन्स इस पॉपुलेशन में से जितने सेट ऑफ एलिमेंट्स को हमने ड्रॉन कर लिया, उन्हें बोला जाता है सैंपल। अब सैंपल मैंने यहां पर आपको क्या बताया था कि सैंपल सिर्फ एक नहीं लिया गया, हमने 5, 10, 15, 20, 25 एलिमेंट्स अब ले लिए हैं सैंपल के अंदर, तो हर एक सिंगल एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग एलिमेंट बोलते हैं या सैंपल एलिमेंट बोलते हैं, जो कि सिंगल यूनिट फ्रॉम द सैंपल। तो अब क्लियर हुआ होगा कि सैंपलिंग क्या होता है, सैंपलिंग एलिमेंट कौन से होते हैं, सैंपलिंग फ्रेम कौन सा होता है, पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन, तो ये काफी सारी टर्म्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक और टर्म आती है इसमें, दैट इज इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, जब हम पॉपुलेशन के अंदर से क्या करते हैं, सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, तो वो प्रोसेस जो होता है ना, उस प्रोसेस को बोला जाता है इन्फ्रेंस। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इन्फ्रेंस बोलते हैं। तो यही लिखा गया नेक्स्ट लाइन में, दैट इज इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या कहलाता है कि प्रोसेस ऑफ ड्रॉन सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से हमने क्या किया, सैंपल को ड्रॉन कर दिया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इन्फ्रेंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या करवाया था, एक ऑनियन मॉडल करवाया था, रिसर्च ऑनियन मॉडल। उसी तरीके से मैंने यहां पर आपको डिफाइन करने की कोशिश की है कि यहां पर जो सबसे छोटी चीज है वो हमने क्या बोली थी, सैंपलिंग एलिमेंट बोला था। फिर उसके बाद सैंपल आ जाता है, फिर सैंपल फ्रेम आ जाता है, फिर हमारा टारगेट पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन, और जो हमारा यूनिवर्स होता है उसको हम किसी राउंड के अंदर नहीं रख सकते या सर्कल के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि वो स्पेसिफाइड ही नहीं है। तो यहां पर मैंने ऊपर जो एक यूनिवर्स और आना था उसको मैंने नहीं लिखा, क्योंकि उसको हम बाउंड नहीं कर सकते। पॉपुलेशन भी हमें पता है कि एक लिमिटेड या स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, स्पेसिफाइड प्लेस में जो लोग रह रहे हैं या कोई एलिमेंट है जिनकी हमें स्टडी करनी है, तो वो पॉपुलेशन है। तो बाकी सभी चीजों को हम बाउंड कर सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्स है वो सबसे बड़ा लेवल है और उसको हम बाउंड नहीं कर सकते। अब यहां पर ना एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सैंपल साइज से रिलेटेड। कई बच्चों को डाउट रहता है कि जो 30 है नंबर, वो किस में आता है, वो स्मॉल सैंपल में आता है या लार्ज सैंपल में आता है। तो आपको यहां पर चाहे वो लार्ज सैंपल है चाहे स्मॉल सैंपल है, आपको याद रखना है 30। अगर जो आपका सैंपल साइज है वो 30 है, जैसे मैंने यहां पर आपको क्या बताया था कि यहां पर जो पॉपुलेशन है वो 100 की है, उस पॉपुलेशन में से हमने क्या करना है, हमने 20-25 एलिमेंट उठा लिए। अब चाहे 20 उठा लो चाहे 25 उठा लो, तो वो किस में आ गए, वो स्मॉल सैंपल में आ गए, क्योंकि हमने क्या बोला कि 30 सैंपल्स होने चाहिए। अगर 30 से ज्यादा है तो वो लार्ज में हो गए, और अगर 30 है, परफेक्टली 30 है, तो भी वो स्मॉल में आते हैं, और 30 से कम है तो भी वो स्मॉल में आते हैं। देखो 30 से कम और 30 से ज्यादा तो क्लियर होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को यहां पर डाउट होता है कि 30 किस में आएगा, 30 लार्ज में आएगा या स्मॉल में आएगा। तो यहां पर इस चीज को आप नोट कर लो कि जो 30 होता है ना, कि अगर हमने किसी भी पॉपुलेशन में से अगर हमने 30 यूनिट्स को एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लिया, तो वो 30 क्या है, वो स्मॉल सैंपल साइज है। अब यहां पर क्या होता है कि जो हमारा पॉपुलेशन का पैरामीटर, जो मैंने आपको बताया था, पॉपुलेशन के मीन को पैरामीटर बोला जाता है और सैंपल के मीन को हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं, जिसको छोटे एन से डिनोट करते हैं, और हम पॉपुलेशन पैरामीटर को बड़े एन से डिनोट करते हैं। लार्ज सैंपल साइज अगर हम रखते हैं तो ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, या इसमें हल्का फुल्का फर्क होता है, क्योंकि हमने यहां पर बात की थी ना कि जितने ज्यादा साइज को हम बढ़ा देते हैं, सैंपल साइज को, उतने ही एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और हमारा जो एरर फ्री होता है दैट इज इक्वल। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, साइज कम रखते हैं, सैंपल साइज कम रखते हैं, तो हमारा जो यहां पर स्टैटिस्टिक है और पैरामीटर है दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। और यहां पर जो स्मॉल सैंपल होता है उसमें हम टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सारे टेस्ट मैं आपको पेपर 2 में करवाऊंगी, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाते हैं। तो यहां सिर्फ इतना ही है, और नेक्स्ट हमारी जो स्टार्ट होता है दैट इज मेथड ऑफ सैंपलिंग।
मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है, दो तरह के मेथड होते हैं जब हम सैम्पलिंग करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड सेकंड होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम होता है जो चीज बाय चांस आ जाती है, या फिर एक तरीके से हम बोल सकते हैं जहां पर हमारी सब्जेक्टिविटी नहीं होती, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी होती है, हम वहां पर पार्शियलिटी नहीं करते हैं। लेकिन नॉन रैंडम मतलब जहां पर हम पार्शियलिटी करते हैं, जहां पर कोई सब्जेक्टिव अप्रोच आ जाती है। तो प्रोबेबिलिटी में यहां पर क्या है, रैंडम चांस टू सेलेक्ट, कि कोई भी यूनिट सेलेक्ट होगी उसमें एक बाय चांस वो सेलेक्ट हो जाएगी, उसमें जो रिसर्चर होता है उसकी किसी भी तरह से पार्शियलिटी या बायस्डनेस नहीं होती है, और इसी को हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच बोलते हैं, अनबाइज्ड होता है और बेस्ट मेथड है। देखो जहां पर पार्शियलिटी नहीं की जा रही है, जहां पर बायस्ड नहीं है, तो वो मेथड अपने आप ही बेस्ट मेथड हो जाता है। तो ये क्या है, बेस्ट मेथड है। और यही क्या होता है, हमारा क्वांटिटेटिव मेथड होता है। क्वांटिटेटिव अगर ये है तो हमारा जो पॉजिटिविज्म था वो भी यही है, डिडक्टिव वो भी यही है। तो जो जितने भी क्वांटिटेटिव से रिलेटेड है वो सारी चीजें क्या है यहाँ पर आ जाती हैं। और जब भी हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो हमारे पास इतना अच्छा हमारे पास बेनिफिट होता है कि हम लार्ज सैंपल को यूज कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं लार्ज सैंपल को, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन ने खुद के अकॉर्डिंग जो सैंपल है वो सेलेक्ट नहीं करने, लेकिन यहाँ पर तो खुद के अकॉर्डिंग करने हैं, तो एक बंदा कितने सैंपल सेलेक्ट कर लेगा, तो वो स्मॉल सैंपल सेलेक्ट कर पाता है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वहां पर जो हमारा सैंपल साइज होता है वो भी लार्ज होता है और लिटरेचर रिव्यू भी लार्ज होता है, या मेजर हम बोल सकते हैं। जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने किया था कि जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है, और लिटरेचर रिव्यू के साथ हमारा सैम्पलिंग हो गया था। और इसके साथ एक और चीज मेरे को यहाँ पर याद आ रही है, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो यहाँ पर कौन सा पैरामीट्रिक टेस्ट लगेगा, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नॉन पैरामीट्रिकल टेस्ट लगता है। तो यहाँ पर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पढ़ लेते हैं, दैट इज नॉन रैंडम चांस टू सिलेक्शन, कि सिलेक्शन जब भी हम करते हैं तो रैंडम चांस नहीं होते, सब्जेक्टिविटी अप्रोच यहाँ पर मतलब बाइस्ड अप्रोच रहेगी। बाइस्ड के देखो दो तीन नाम होते हैं, दैट इज आर्बिट्री बोलते हैं हम इसको, एडहॉक बोलते हैं, तो ये नाम है, ये भी आपको याद रखने हैं। क्वालिटेटिव है, ये क्लियर है, लिटरेचर रिव्यू माइनर रोल होता है, दैट्स ऑल। फिर क्या कहता है, हमारा जो सैंपल साइज होता है वो भी हमारा स्मॉल होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। तो अब नेक्स्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को। देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को मैंने आपको स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट में भी करवाया था। यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको मीनिंग बताऊंगी कि किस सैम्पलिंग में क्या होता है, लेकिन अगर आपको इन सैम्पलिंग के अंदर, जैसे अब मैंने यहाँ पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ मीनिंग लिखा है, अगर आपको इसकी मेरिट्स चाहिए, डीमेरिट्स चाहिए, तो आप क्या करो, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही है। 7.1 से लेके 7.6 तक मैंने आपको काफी सारी वीडियो प्रोवाइड की हुई हैं जिसमें आपको शो हो रही है। डाटा कलेक्शन हो गया, सैम्पलिंग हो गया जिसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया, सैम्पलिंग एरर हो गया, नॉन सैम्पलिंग एरर हो गया। तो इन सभी चीजों की मैंने आपको मेरिट, डीमेरिट सब कुछ काफी डीप में कराया है। यहाँ तो मैं एक वीडियो में कवर कर रही हूँ सब कुछ, लेकिन वहां पर मैंने आपको 6 वीडियोज दी हैं 7.1 से 7.6 तक, तो आप वो जरूर देखें जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट है वो तो जरूर ही देख ले। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमारा आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या कहता है, सबसे सिंपल है, और रैंडम मैंने आपको बोला था ना, जहां पर बाय चांस सिलेक्शन हो जाता है किसी चीज का, बायस्ड नहीं होता, तो वो क्या होता है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड, कि हमें कोई भी यूनिट को सेलेक्ट करना है तो हमारे पास चांस क्या होता है, इक्वल चांस होता है, हम पार्शियलिटी यहाँ पर नहीं करेंगे, अनबाइस्ड रहता है। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है कि ये होमोजीनियस पॉपुलेशन पे ही अप्लाई होता है। देखो दो तरह की पॉपुलेशन होती है, एक होती है होमोजीनियस और एक होती है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होती है, जहां पर पॉपुलेशन जो होती है वो एक जैसी होती है, सेम लेवल की हम बोल सकते हैं, या एक जैसी सेम सी पॉपुलेशन होगी, तो दैट इज होमोजीनियस। और सेकेंड वर्ड होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होता है, जहां पर पॉपुलेशन जो होती है वो अलग अलग टाइप की है, उनका नेचर अलग अलग टाइप का है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग टाइप का है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है अगर उनकी करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। लेकिन यहाँ पे क्या बात की गई है, दैट इज होमोजीनियस, जहां पर एक जैसी पॉपुलेशन है तो हम किसी भी यूनिट को सेलेक्ट कर ले ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर इक्वल चांस रखा गया है। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो भी इनफिनाइट होती है, दैट मीन्स काफी ज्यादा पॉपुलेशन होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कुछ मेथड होते हैं। सबसे फर्स्ट लॉटरी मेथड, जिसे हम फिश बॉल मेथड भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि एक बाउल होता है, उसके अंदर कुछ चिट्ठियां रख देते हैं, या फिर कोई बैग हो गया उसमें बॉल्स होती हैं,
तो वो मेथड होता है लॉटरी मेथड का, या फिश बोल मेथड उसको हम बोल देते हैं, जहां पर हम रेंडमली क्या करते हैं, कोई भी एक चीज को सेलेक्ट कर लेते हैं बिना देखे। तो वो चीज क्या होती है, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड क्या होता है, टिपेट टेबल। टिपेट टेबल आपने देखा होगा, जिसे हम टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स भी बोलते हैं। यहाँ इसमें ना काफी सारे नंबर्स होते हैं और नंबर्स के बेसिस पे ही हम सैंपल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो ये दोनों मेथड है, चाहे वो लॉटरी मेथड हो गया, चाहे वो टिपेट टेबल वाला मेथड हो गया, इस दोनों में ही क्या चलता है, या तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट के साथ, विद रिप्लेसमेंट हम सैम्पलिंग करेंगे, या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल ले लो कि हमारे पास एक बाउल था, उसमें काफी सारी ना पर्चियां पड़ी थी, हमें कोई गेम खेल रहे तो हमें उसमें पर्चियां पड़ी थी। हमने विद रिप्लेसमेंट क्या कहा कि सेलेक्टेड आइटम चांस टू सेलेक्ट अगेन, मतलब हमने वो पर्ची निकाली, कोई भी एक चीज आ गई। अब उस चीज को परफॉर्म करने के बाद वो पर्ची उसी बाउल में वापस डाल दी गई, दैट इज विद रिप्लेसमेंट। मतलब दोबारा उस चीज के, उस सैंपल के आने के चांसेस जो हैं वो होते हैं। लेकिन यहां पर क्या कहता है, विदाउट रिप्लेसमेंट, हमें क्या करना है, वापस नहीं डालना। सेलेक्टेड आइटम जो है, नो चांस टू सेलेक्ट अगेन, यहां पर चांस नहीं है। दैट मीन्स हमने पर्ची निकाली, जो चीज आई, जैसे हम गेम्स में खेलते हैं तो यहां पर क्या होता है, कोई भी पनिशमेंट आई या कोई भी परफॉर्मेंस देनी है, तो वो परफॉर्मेंस देने के बाद उस पर्ची को साइड पे रख दिया जाएगा। उस पर्ची को उस बाउल के अंदर दोबारा नहीं डाला जाता। दैट मीन्स उसको दोबारा चांस नहीं मिलता सेलेक्ट होने का। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट इसमें आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है, जहां पर हम nth आइटम या kth आइटम, आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, nth आइटम या kth आइटम बोलते हैं हम इसको, जहां पर हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे क्या होता है, हमारे पास 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिखती, हमने क्या किया, फर्स्ट आइटम को तो हम क्या करते हैं, अपने सिंपल रैंडम के बेस पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जितनी भी चीजें आएंगी, जितने भी अगले सैंपल सेलेक्ट होंगे, उसको हम क्या करते हैं, हम इंटरवल के बेस पे सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने सबसे फर्स्ट अपनी इच्छा से रख लिया 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर रख लिया। अब नेक्स्ट जो चांस सेलेक्ट होने का है ना, वो kth या nth नंबर होगा। दैट मीन्स 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस तरीके से क्या होगा, चलता जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट आइटम जो होती है सिलेक्टेड ऑन रैंडम बेसिस, मतलब अपने आप ही कोई भी आप जो आइटम है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द सैंपल सेलेक्टेड ऑन द इक्वल इंटरवल या इक्वल डिस्टेंस। मतलब जैसे मैंने आपको 5 के बाद 10, 15, 20, तो 5-5 का डिफरेंस लिया मैंने, तो वही चीज क्या आ जाती है, सिस्टमैटिक। देखो सिस्टम के साथ चलेगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इसको हम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम फिक्स्ड इंटरवल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इक्वल इंटरवल रखा जाता है सैंपल्स के बीच में। अब जो एक kth आइटम है वो निकलती कैसे है, इसको निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका होता है, दैट इज पॉपुलेशन साइज डिवाइड बाय सैंपल साइज, कि हमें कितना सैंपल चाहिए और हमारा पॉपुलेशन कितना है। उस बेसिस पे क्या करते हैं, हम kth आइटम को निकाल लेते हैं। और ये हमारे जो मेथड है वो कहां पर लगता है, जहां पर हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, फिनाइट होगी। फाइनाइट मतलब कि हमें पता है कि कितनी पॉपुलेशन है और कम होगी, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लिमिटेड होनी चाहिए और नॉन होनी चाहिए। लेकिन हमने जो फर्स्ट मेथड किया था, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसमें इनफिनाइट, ठीक है, काफी सारे लोग होंगे, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर लेते हैं। और जहां पर हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो कम है और नॉन है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। देखो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और इसके बाद एक और आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। इन दोनों में ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर क्या होता है। दोनों का मतलब निकाले तो दोनों का मतलब ही होता है स्ट्रेटिफाइड, मतलब स्ट्रेटास बनाना, दैट मीन्स ग्रुप्स बनाना, और क्लस्टर का मतलब भी होता है ग्रुप। लेकिन यहां पर इन दोनों ग्रुप्स में फर्क होता है। स्ट्रेटिफाइड होती है वो स्ट्रेटा हम बनाते हैं, कौन बनाता है, रिसर्चर बनाता है। लेकिन जो नेक्स्ट हमारा मेथड आएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग, जहां पर क्लस्टर जो होते हैं वो नेचुरल ऑकरिंग होते हैं, उसको बनाया नहीं जाता, वो अपने आप ही ऑटोमेटेड क्रिएटेड होते हैं, वो अपने आप बने होते हैं। लेकिन स्ट्रेटास को बनाया जाता है। देखो हम यहां पर जो थर्ड मेथड है उसकी क्या बात कर रहे थे, इसका नाम था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं स्ट्रेटास। स्ट्रेटा क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं एक तरीके के, और ये ग्रुप बनाए कैसे जाते हैं, ये होमोजीनियस विद इन और हेट्रोजीनियस बिटवीन। अब ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या होती है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सारी क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन में से हमें क्या करना है, हमने बनाने हैं स्ट्रेटास, मतलब हमें बनाने हैं ग्रुप्स। अब ग्रुप्स कैसे बनाएंगे, हम होमोजीनियस विद इन रखेंगे। होमोजीनियस मतलब एक जैसे क्या रखेंगे, विद इन रखेंगे। मैं यहां पर लिख देती हूं, होमोजीनियस मतलब सेम और हेट्रोजीनियस मतलब
डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है होमोजीनियस हमें क्या रखने विद इन, मतलब एक ग्रुप जो होगा उसके अंदर विद इन एक जैसे ही लोग होंगे। जैसे पॉपुलेशन में से जो है वो मेल को मैंने अलग कर दिया, फिर जो सेकंड है दैट इज हमने कर दिए यहाँ पर फीमेल, और थर्ड जो है वो हमने कर दिए चिल्ड्रन। तो ये क्या हो गए, हमारे जो स्टेटस बन गए वो क्या बन गए, होमोजीनियस विद इन। यहाँ पर मेल है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वो कौन कौन से हैं, वो मेल ही हैं। अब फीमेल है, विद इन जितने भी है ना वो क्या है, फीमेल है। अब इसमें जितने भी हैं वो क्या है, चिल्ड्रन है। विद इन हमने क्या रखा, होमोजीनियस रखा, सेम रखा। तो फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो होता है यहाँ पर क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है कि हेट्रोजीनियस, मतलब अगर हम इस मेल को इस फीमेल के साथ क्या करें, कंपेयर करें, तो ये क्या है, डिफरेंट है। इस चिल्ड्रन को इस फीमेल के साथ अगर कंपेयर करें ये डिफरेंट है। तो हेट्रोजीनियस बिटवीन, मतलब इसके और इसके बीच में बिटवीन जो होगा दैट इज हेट्रोजीनियस, और होमोजीनियस क्या होता है, विद इन होता है। सिर्फ यही चीज है हमारी स्ट्रेटिफाइड में, और इसका अपोजिट क्लस्टर सैम्पलिंग में हो जाता है। अब कंप्लीटली पढ़ते हैं हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जैसे मैंने आपको अभी बताया कि दैट इज होमोजीनियस विद इन एंड हेट्रोजीनियस बिटवीन। पॉपुलेशन जो होता है उसको हम डिवाइड करते हैं स्मॉल स्ट्रेटास में, जैसे मैंने वहां पर आपको मेल फीमेल चिल्ड्रन करके दिखाया, तो यहाँ पर भी वही चीज मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन में हम उसको डिफाइन कर देते हैं। मेल फीमेल और चिल्ड्रन अलग अलग ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप के अंदर क्या है, होमोजीनियस है, लेकिन इस ग्रुप को अगर हम दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं तो बिटवीन क्या है, दैट इज हेट्रोजीनियस है। ठीक है, अब जो पॉपुलेशन है उसको हमने छोटे छोटे जो स्टेटस है या छोटे छोटे जो हमारे ग्रुप्स हैं उनके अंदर हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, एंड देन रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल फ्रॉम द स्टेटस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रैंडमली क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जितने भी हमें सैंपल्स चाहिए। और इससे क्या होता है, हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है, प्रिसीजन, मतलब हम प्रिसाइज वे में हम क्या करते हैं, सैंपल को सेलेक्ट कर लेते हैं, और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है। स्पेसिफाइड हम अलग अलग बना के हमने सेलेक्ट किया है, दैट इज मोर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब इसके ना दो मेथड होते हैं, या तो हम जो है हमने सैंपल सेलेक्ट किए हैं, जैसे हमने 2 2 2 सबसे क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। इक्वल मतलब प्रोपोर्शनेट। अगर आप सभी स्ट्रेटास में से सेम नंबर को सेलेक्ट कर रहे हो, सेम साइज ऑफ सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज प्रोपोर्शनेट। और अगर आप डिफरेंट साइज ऑफ सैंपल को इन अलग अलग स्ट्रेटा में से डिसाइड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, देन इट इज नॉन एज डिसप्रपोर्शनेट सैंपलिंग। और जो ये स्ट्रेटास होते हैं उसे कौन बनाता है, उसे रिसर्चर बनाता है। सो आई थिंक यहां तक आपको जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्लस्टर सैंपलिंग। अब देखो क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, यहां पर भी क्लस्टर बनाए जाते हैं। जैसे यहां पर हम क्या बनाते थे, स्ट्रेटास बनाते थे, यहां पर होते हैं क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का मतलब ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स कौन से होते हैं, नेचुरल ऑकरिंग ग्रुप्स होते हैं। दैट मीन्स इसे रिसर्चर नहीं बनाता। जैसे अगर मैं बात करूं क्लस्टर बोलते किसको है, जैसे ग्रेप्स का एक गुच्छा होता है ना, हम जब भी कभी ग्रेप्स को परचेज करते हैं तो हम अलग अलग जो उसके अलग अलग दाने होते हैं उनको नहीं हम परचेज करते, हम एक पूरा गुच्छा उठाते हैं। उसी तरीके से जो नेचुरल ऑकरिंग ग्रुप्स होते हैं उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्लस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक पूरी पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन में क्या है, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा। इसके अंदर भी मैन फीमेल चिल्ड्रन है, इसके अंदर भी मैन फीमेल एंड चिल्ड्रन है, इसके अंदर भी मैन फीमेल एंड चिल्ड्रन है। ये क्या है, हमारे क्लस्टर है C1 C2 एंड C3, मतलब क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3। अब यहाँ पर हमने क्या बोला था, होमोजीनियस विद इन बोला था, हेट्रोजीनियस बिटवीन बोला था, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें, हमारा जो एक पूरा ग्रुप है उसके अंदर ही विद इन क्या चल रहा है, हेट्रो चल रहा है। दैट मीन्स हेट्रोजीनियस, डिफरेंट चीजें हैं जो हमारी विद इन पॉपुलेशन में चल रही हैं, पूरे क्लस्टर में अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस क्लस्टर को इस क्लस्टर के साथ कंपेयर करें, दैट इज बिटवीन, तो इस बिटवीन में क्या है, इस बिटवीन में हमारा क्या है, होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मतलब सेम, कि जो भी चीजें हैं वो सेम है। यहां पर भी तीनों है, मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन है, यहां पर भी मेल फीमेल चिल्ड्रन है। अगर हम इस क्लस्टर को इससे कंपेयर करें तो भी हमारा क्या है, होमो है। ठीक है, मतलब कि जब भी हम एक क्लस्टर को या एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं तो दैट इज बिटवीन, और अगर उसी ग्रुप के अंदर की बात कर रहे हैं दैट इज विद इन। तो होप सो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है बच्चों को। तो यहाँ पर क्लस्टर सैंपलिंग का मतलब क्या बोला गया, क्लस्टर सैंपलिंग वो जहां पर हेट्रोजीनियस विद इन और होमोजीनियस बिटवीन, मैंने समझा दिया, नेचुरल ऑकरिंग ग्रुप्स होते हैं। इससे क्या होता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और इंप्रूव एफिशिएंसी। जो क्लस्टर हमें ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगेगा उसको हम उठा लेते हैं।
हैं, तो इसी तरीके से कॉस्ट इंप्रूव हो जाती है और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ये देखो क्लस्टर मेल, फीमेल और चिल्ड्रन, एक पूरी पॉपुलेशन के अंदर क्या है, 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, 3 क्लस्टर बने हुए हैं। और जो ये क्लस्टर है वो कौन बनाता है, रिसर्चर नहीं बनाता है, याद रखना है। स्ट्रेटास रिसर्चर बनाता है और क्लस्टर नेचुरल ऑकरिंग होते हैं। एनी वन क्लस्टर जो होता है उसे हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको ही हम स्टडी करते हैं। जैसे हमने स्ट्रेटिफाइड में 2 मेथड किए थे, दैट इज प्रोपोर्शनेट मेथड एंड डिसप्रोपोर्शनेट मेथड। उसी तरीके से क्लस्टर में जो है वो हमारे स्टेज के अकॉर्डिंग आते हैं, सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, डबल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। अगर आपने यूजीपीजी में किया है तो इसको आपने क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर नहीं किया होगा, उसको आपने अलग से किया होगा, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। बट इन रियलिटी हमारा जो स्टेज वाला जो सैंपल्स होते हैं ना, ये सिंगल, डबल या मल्टी, ये किसके अंदर आते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट क्या कहता है कि स्टेज में अगर हम देखें, जैसे हमें पूरे इंडिया को हमें कवर करना है, तो हम फर्स्ट स्टेज में सिंगल स्टेज सैम्पलिंग में क्या है, हम इंडिया बोल देंगे। इंडिया के बाद हम डबल स्टेज में क्या आएंगे, हम थोड़ा सा उसके अंदर और डीप में चले जाएंगे, दैट मीन्स हम कोई एक पर्टिकुलर स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर हम मल्टी स्टेज मतलब और हम डीप में जा रहे हैं, और डीप में जाने का मतलब क्या है, हम सैंपल साइज को रिड्यूस करते जा रहे हैं। हम जब और डीप में गए दैट मीन्स अब हम कहाँ चले गए, हम किसी डिस्ट्रिक्ट में चले गए। और भी डीप जाना है दैट मीन्स हम किसी टाउन में चले गए। और भी डाउन जाना है दैट मीन्स हम किसी विलेज में चले गए। अब विलेजेस के अंदर भी काफी विलेज होते हैं छोटे छोटे, तो वो भी क्या है, और अंदर तक जाना। तो हम और अंदर तक जाते हैं तो हमारी जो स्टेज होते हैं वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहलाता है। और ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में ही सैंपल साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ये था हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसके अंदर हमने 4 मेथड किए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। फर्स्ट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, थर्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, फोर्थ क्लस्टर सैम्पलिंग। चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, जहां पर एक रिसर्चर अपनी सब्जेक्टिविटी को यूज करता है, एज पर हिज ओपिनियन, एज पर हिज कन्वीनियंस, एज पर हिज जजमेंट क्या करता है, वो अपने सैंपल को सेलेक्ट कर लेता है। इसे ही हम बोलते हैं पार्शियलिटी करना, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच को यूज करना। तो सबसे फर्स्ट मेथड इसमें क्या आता है, दैट इज कन्वीनियंस, हब्जार्ड, अपॉर्चुनिटी, एक्सीडेंटल, चंक, ग्रैप। अब देखो इसमें इतने सारे नाम इसके दिए गए हैं, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कभी भी एक नाम से नहीं पूछा जाता, अलग अलग नाम को यूज किया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, आपको मैंने सारे नाम बता दिए, आप इसको याद कर लो। ये सारे नाम जो है वो किसके, कन्वीनियंस सैम्पलिंग के है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है कि कहीं भी रिसर्चर गया, उसे लगा कि यहां पर मुझे कन्वीनियंस है, मुझे ईजी है कोई भी डाटा कलेक्ट करना, तो वहां पर उस सैंपल को वहीं पर ही वो सेलेक्ट कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो यहां पर क्या बोला गया, डाटा इजीएस्ट और नियरेस्ट टू ऑब्टेन, कि जहां पर उसे डेटा जो है वो इजी वे में मिल जाता है, और नियर बहुत ही पास, क्लोजली उसे मिल जाता है, उसे कहीं दूर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव, क्योंकि कॉस्ट और टाइम इफेक्टिव क्या होगा, जहां पर उसका मन किया, जहां उसे कन्वीनियंस लगी एक रिसर्चर को, वहीं उसने अपना डाटा ले लिया, उसने डाटा कलेक्ट कर लिया, सैंपल सेलेक्ट कर लिया, तो यहां पर कॉस्ट उसे कम लगती है, प्लस उसका टाइम भी बच जाता है। नेक्स्ट आता है एज पर चॉइस। ये तो आप जो जितनी भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स करोगे उसमें एज पर चॉइस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव अप्रोच है, आर्बिट्री है, एड हॉक है, ठीक है। तो ये सारे नाम जो है दैट इज सब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है बायस्ड, वही चीज की नॉन प्रोबेबिलिटी है तो बायस्ड होगा। नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की, यहाँ पर जो सैंपल्स होते हैं वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन ने अपनी खुद की ओपिनियन को यूज कर लिया। अब जब खुद की ओपिनियन है वो गलत भी हो सकती है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल होते हैं वो हमें नहीं मिलते हैं, और सैंपलिंग एरर भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, सैंपल साइज को भी कम रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, पर्पजिव सैंपलिंग। अब पर्पजिव सैंपलिंग क्या होता है, एज पर द एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर, नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, वो क्या करता है, सैंपल को सेलेक्ट कर लेता है, उसके पर्पस के अकॉर्डिंग, उसकी जजमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, सैंपल को सेलेक्ट करता है। तो सेलेक्ट सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड ऑब्जेक्टिव पर्पस, तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने सैंपल को सेलेक्ट कर लेता है। थर्ड पार्ट इसमें क्या आता है, दैट इज कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या कहता है कि जहां पर हम क्या करते हैं, एक कोटा फिक्स कर देते हैं। जैसे कोटा होता है ना किसी भी चीज में, मतलब एक लिमिट लगा दी जाती है कि इस लिमिट से ऊपर नहीं जाना। तो यहां पर क्या होता है कि जितने भी सैंपल सेलेक्ट किए जाएंगे वो एक पैरामीटर के बेस पे किए जाते हैं, या एक क्राइटेरिया होता है कि इससे ज्यादा हमें सैंपल सेलेक्ट नहीं करने हैं, ठीक है। तो लिमिट है वो फिक्स कर दी जाती है।
नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, चैन सैम्पलिंग, रेफरल सैम्पलिंग, नेटवर्क सैम्पलिंग, सब्सिक्वेंट सैम्पलिंग, ये मैंने आपको ना एक अलग ही वीडियो में करवाया था स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो आप इसको वही जो मैंने आपको स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट बताई है वहां से जरूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक लाइन में बताया, वहां पे मैंने आपको एक स्नोबॉल का एक एग्जाम्पल भी दिया था। तो ये वाली वीडियो आप वहां से जरूर देखना, क्योंकि आपको काफी बेनिफिशियल रहेगी स्नोबॉल सैम्पलिंग। मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि हम वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं खींचेंगे। जो चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी हैं तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या कहता है कि जब भी हम क्या करते हैं, हम एक यूनिट, फर्स्ट यूनिट को सेलेक्ट कर लेते हैं और उस यूनिट के बेस पे हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। दैट मीन्स हमने क्या किया, कोई भी एक यूनिट को सेलेक्ट की, फिर हमने आगे उसी पर्सन से पूछ लिया कि आप भी हमें आगे वाली चीजों का पता दो, तो वो आगे वालों का देता है, आगे वालों का देता है। इस तरीके से ना हम आगे से आगे क्या है चलते जाते हैं। इसे हम रेफरल भी बोलते हैं। जैसे रेफरल होता है ना कि आप किसी को रेफर कर देते हो कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता, आप इससे पूछ लो, उसे पता होगा। तो वो क्या होता है, हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है। रेफरल, चैन भी बन जाती है, नेटवर्क बन जाता है, सब्सिक्वेंट मतलब वही एक प्रोसेस में चलता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं। फिफ्थ हमारा आता है दैट इज वॉलंटरी रिस्पॉन्स। वॉलंटरी रिस्पॉन्स क्या होता है, एक पर्सन है जो खुद आया एक रिसर्चर के पास कि सर मुझे भी क्या करना है, डाटा देना है, मुझे भी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो वॉलंटरी, अपनी इच्छा से रिस्पॉन्स देने के लिए जो बंदा आए, डाटा देने के लिए या इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो बंदा आए, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। दैट इज पार्टिसिपेंट्स कम टू यू फॉर वॉलंटरली गिविंग डाटा। खुद से आया है कि ये डाटा मुझसे लो या ये इन्फॉर्मेशन मुझसे लो, या वो खुद कहता है कि सर मैं आपकी रिसर्च का ना एक पार्ट बनना चाहता हूं, मुझे भी अपनी रिसर्च में इन्वॉल्व कर लो। तो दैट इज वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। नेक्स्ट आता है डायमेंशनल सैम्पलिंग। देखो डायमेंशनल जहां आ गया ना, आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, अगर आपने ये वर्ड देख लिया ना तो वहीं आप इस चीज को लगा सकते हो। डायमेंशनल सैम्पलिंग मतलब किसी भी चीज के बारे में हम किसी फीचर, किसी पर्सन के फीचर्स के, किसी चीज की फीचर्स के बारे में, किसी एट्रीब्यूट के बारे में बात करें, दैट इज डायमेंशनल सैम्पलिंग। नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। देखो सैम्पलिंग एरर मतलब जो सैंपल की वजह से जो भी एरर हुए हैं, दैट इज सैम्पलिंग एरर। लेकिन सैम्पलिंग एरर को छोड़ के जितने भी एरर बच गए अदर देन सैम्पलिंग एरर, वो क्या होते हैं, हमारे नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं। सबसे फर्स्ट हम सैम्पलिंग एरर को समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सैंपल से रिलेटेड जितने भी एरर्स होंगे तो वो हमारे क्या होते हैं, सैम्पलिंग एरर होते हैं। तो सैम्पलिंग से रिलेटेड का मतलब क्या है कि जब भी हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हमारी पॉपुलेशन को। वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी मैंने आपको बताया था कि सैम्पलिंग एरर कब बढ़ जाते हैं, जब हमारे पास सैंपल साइज कम होता है। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या हुई, जहां पर जो सैंपल हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि हमने सैंपल साइज कम सेलेक्ट किया है। अगर हम सैंपल साइज को बढ़ा देते हैं तो हमारे सैम्पलिंग एरर क्या कम हो जाते हैं, लेकिन एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन का मीन है जिसे हम पैरामीटर बोलते हैं, और सैंपल का मीन जिसे हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं, दोनों ही क्या है, इक्वल नहीं आ रहे। इसीलिए हम इसको स्मॉल सैंपल बोल रहे हैं। स्मॉल सैंपल है या सैंपल साइज कम है, और इसी सैंपल साइज को अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारा एरर, जो हम सैंपलिंग एरर की बात कर रहे हैं, ये आएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, सैंपल साइज को ज्यादा रखना है ताकि हमारे पास सैंपलिंग एरर ना आए। नेक्स्ट होता है नॉन सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर क्या कहता है कि सैंपलिंग एरर को छोड़ के जितनी भी चीजें होती हैं, दैट इज नॉन सैंपलिंग एरर। इसमें किस तरह के एरर होते हैं, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, हमने वो सही नहीं लगाया, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बंदा रिप्लाई देना ही नहीं चाहता उस चीज की, वो हमें डाटा देना ही नहीं चाहता, तो हमें जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसे बोलते हैं नॉन सैंपलिंग एरर। या फिर जो इनोमिनेटर है, जो बंदा डाटा कलेक्ट कर रहा है, उसकी प्रोसेस में ही कोई कमी है, तो वो क्या हो जाता है, नॉन सैंपलिंग एरर। अब दो तरह के एरर इसके अंदर आते हैं, फर्स्ट इज रिस्पॉन्स एरर एंड सेकंड इज नॉन रिस्पॉन्स एरर। देखो रिस्पॉन्स एरर क्या होता है, रिस्पॉन्स एरर है कि इन्फॉर्मेशन तो दी गई है लेकिन इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, अब जो पर्सन है, जो रिस्पोंडेंट है, वो उस चीज का आंसर नहीं देना चाहता, लेकिन उसे देना पड़ रहा है, तो वो अपने बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो गलत ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इन्फॉर्मेशन गलत मिलती है, इनएक्यूरेट मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स एरर बोलते हैं। सेकेंड आता है नॉन रिस्पॉन्स एरर। नॉन रिस्पॉन्स एरर क्या होता है कि हमने कोई क्वेश्चन पूछा, अब जो सामने वाला बंदा है वो इस चीज का जवाब देना नहीं चाहता, तो वो कुछ बोलता ही नहीं है, देन इट इज नॉन एज नॉन रिस्पॉन्स एरर। हमें कोई आंसर नहीं मिला, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, नॉन रिस्पॉन्स एरर, और इन्फॉर्मेशन गलत मिली तो रिस्पॉन्स एरर, दोनों ही एरर है। अब ना सैम्पलिंग के दो प्रिंसिपल्स आते हैं। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है,
प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। देखो सबसे पहले मैं आपको लार्ज नंबर कराऊंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको करवाया कि जैसे ही हम सैंपल साइज को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो एरर होता है, सैम्पलिंग एरर, वो कम होता जाता है। और यही प्रिंसिपल है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। मतलब कि यहाँ पर हमने सैंपल साइज को बढ़ाया, सैंपल साइज 30 से प्लस कर दिया, 30 से ज्यादा कर दिया, तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है, और एक्यूरेसी बढ़ने से हमारी जो सैंपलिंग एरर है वो हो गया कम। सिर्फ इतना ही है इस प्रिंसिपल में। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप सैंपलिंग कर रहे हो या किसी भी सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हो तो उसे सब्जेक्टिव वे से नहीं करना। उसे किस तरीके से करना है? उसे ऑब्जेक्टिव वे से करना है। और ऑब्जेक्टिव हमारी कौन सी थी? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग थी। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है जो हमारी पूरी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इसे हम बेस्ट मेथड बोल देते हैं। रिलायबल है क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्शियलिटी नहीं है, सभी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सेलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं, और यहाँ पर लार्ज सैंपल साइज रखते हैं, लिटरेचर रिव्यू मेजर होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको कराई हैं। सिर्फ यहाँ पर जो स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है वो क्या कहता है कि आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बायस्डनेस नहीं रहती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही प्रिंसिपल, जो कि मैंने आपको पहले सैंपलिंग में भी करवा दिए, लेकिन ये प्रिंसिपल्स भी आपसे पूछे जाते हैं कि ये प्रिंसिपल किस चीज के साथ डील करता है। तो स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के साथ डील करता है, कि हमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही यूज करना है जब भी हम सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं। और इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है कि हमें जो सैंपल साइज है वो लार्ज रखना है ताकि हमारे सैंपलिंग एरर कम हो जाए। तो ये दो इंपॉर्टेंट सैंपलिंग के प्रिंसिपल्स हैं। ये था हमारा ऑल अबाउट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को मैंने ज्यादा डीप में नहीं करवाया, मैंने यहाँ पर लगभग 40 मिनट्स में आपको प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दोनों एरर हो गए और हमारे प्रिंसिपल्स भी हो गए, क्योंकि जो ये सैम्पलिंग है उनको मैंने काफी अच्छे से डिटेल में स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट में करवा दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के अंदर आता है, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। अब हमने सैंपल तो सेलेक्ट कर लिए, अब उन सैंपल से हमें क्या करना है? हमें इंफॉर्मेशन भी लेनी है। अब इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे? उस डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे? कौन कौन से मेथड्स हैं उस डाटा को कलेक्ट करने के, वो अब हम करते हैं। अब जो ये डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, जो कि प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड भी हम बोल देते हैं, इसको भी मैंने स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट में करवाया है, आप वहां से भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब यहां पर देखो क्या कहता है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा एक वो डाटा होता है जिसको आप प्राइमरी, फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हो। जैसे मैं अगर कहीं भी जाऊं और लोगों से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं, दैट इज प्राइमरी डाटा। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या होता है? जो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा है उसको मैंने लोगों से ले लिया। लोगों से ले लिया इन द सेंस, जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे एक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब मैं उस स्कूल में हर एक बच्चे के पास जाऊं कि मुझे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन दो, आपका नाम क्या है, आपके फादर नेम, आपकी मदर नेम, आपके फादर मदर की ऑक्यूपेशन, इनकम, अगर मैं उनसे पूछूं, अलग अलग स्टूडेंट से पूछूं, दैट इज प्राइमरी डाटा। लेकिन अगर मैं सीधा चले जाऊं वहां के स्टाफ के पास, वहां के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के पास, तो वो क्या करेंगे? मुझे सीधी एक एक्सेल लिस्ट दे देंगे जहां पर उन बच्चों की डिटेल होगी। तो ये क्या होता है? हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। अब अगर हम बात करें प्राइमरी डाटा की, जैसे मैंने इसे बोला कि फर्स्ट हैंड डाटा है, ओरिजिनल डाटा है, रियल टाइम डाटा है, दैट मीन्स मैं खुद ओरिजिनल डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, रियल टाइम, उसी टाइम कलेक्ट किया गया है, या कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। इसे हम क्या बोलते हैं? जो इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्चर है, वो खुद इस डाटा को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफाइड पर्पज। अब जिस पर्पज के लिए हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। जो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए वो हम कलेक्ट नहीं करते। ये एक्सपेंसिव रहता है, क्योंकि एक एक पर्सन के पास जाना, एक एक पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेना, वो डिफिकल्ट भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, और टाइम भी ज्यादा जाता है। तो इसीलिए जो प्राइमरी डाटा है वो स्पेसिफाइड जरूर है, लेकिन हमारे लिए एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा मतलब कि जो किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है, हम वो कलेक्टेड डाटा को यूज कर लेते हैं, दैट इज सेकेंडरी डाटा। ठीक है। अब इसमें जो भी कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन है वो जर्नल होती है। उस जर्नल में से हमें कुछ हमारी नीड के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब जो ये सेकेंडरी डाटा है ये दोनों हो सकते हैं, पब्लिश्ड भी हो सकता है, अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। जैसे कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी रिपोर्ट होती है, या जैसे आरबीआई की भी काफी रिपोर्ट्स निकलती रहती हैं, कोई ना कोई पीरियोडिकल्स निकलती रहती हैं। तो वो जितनी भी चीजें होती हैं दैट इज कवर्ड अंडर पब्लिश, जो उन्होंने पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारे पास है, ये नहीं है, तो वो सारी चीजें क्या होती है? पब्लिश्ड होती हैं। लेकिन अनपब्लिश्ड क्या होती है? जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, एक स्कूल के प्रिंसिपल के पास गई या वाइस प्रिंसिपल के पास गई, मैंने उन्हें कहा मुझे आपके स्कूल के ये वाली क्लास के बच्चों का क्या चाहिए? डेटा चाहिए।
देंगे। तो उन्होंने मुझे क्या किया, एक जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव थी वो उन्होंने मुझे दे दी। अब वो उन्होंने पब्लिश तो नहीं की थी किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में उन्होंने पब्लिश तो नहीं की थी ना, वो अनपब्लिश्ड है। तो कोई भी आर्टिकल, कोई रिपोर्ट्स जो कि अनपब्लिश्ड होती हैं, उनको पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट नहीं किया गया होता है, दैट इज सेकेंडरी डाटा और दैट इज कवर्ड अंडर सेकेंडरी मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। अब डेटा को कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारा जो मेन आता है दैट इज प्राइमरी डेटा। देखो सेकेंडरी डाटा तो हमें पता है कि वो या तो पब्लिश्ड होगा या अनपब्लिश्ड होगा, लेकिन प्राइमरी डाटा जिसे हमें खुद कलेक्ट करना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है कि जैसे अब मैं हूं, मैं क्या करूं, मैं आपके पास आऊं, फेस टू फेस हम बैठे बात करें, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं, आप मुझे आंसर दो। तो मतलब जहां पर एक इन्वेस्टिगेटर और एक इन्फॉर्मेंट, इन्वेस्टिगेटर जो डाटा कलेक्ट करने वाला बंदा है और इन्फॉर्मेंट जो बंदा इन्फॉर्मेशन देगा, जो आंसर देगा, रिप्लाई करेगा, रिस्पोंडेंट हम इसको बोल देते हैं। तो ये दोनों पर्सन आपस में बैठेंगे, फेस टू फेस टॉक करेंगे, क्वेश्चन होगा, आंसर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में आती हैं। इसमें लिमिटेड पर्सन होता है, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटर है, अब उसे डाटा कलेक्ट करना है, तो वो एक दिन में कितने लोगों का कर लेगा, क्योंकि पर्सनल है, फेस टू फेस है, यहाँ पे ग्रुप तो है नहीं, तो लिमिटेड पर्सन को ही कवर किया जा सकता है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर क्या रहती है, कॉन्फिडेंशियल रहती है, दैट मीन्स लीक नहीं की जाती। जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें रिस्पोंडेंट को एक यही विश्वास दिलाना पड़ता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं किया जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल मतलब गुप्त रखा जाएगा, किसी भी पर्सन को नहीं बताया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि जहां पर जिस बंदे की इन्फॉर्मेशन है उस बंदे से ना पूछ के हम किसी थर्ड पार्टी से उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। जैसे अगर आपसे कोई भी चीज ऐसी पूछी जाए जो आप शेयर नहीं करना चाहते किसी के साथ, तो आप नहीं करोगे, आपसे कोई भी चीज पूछेंगे नहीं बताओगे। तो यहां पर क्या होगा, कोई ऐसा थर्ड पर्सन जिसे उस चीज के बारे में पता है, तो हम क्या करेंगे, उनसे वो चीज पूछेंगे कि आप बताओ कि उस पर्सन के लाइफ में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। तो उस बेसिस पे क्या होता है, जब भी इंफॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी से निकाली जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। और जो ये थर्ड पार्टी होती है जिससे इंफॉर्मेशन ली जाती है, दैट इज नोन एज विटनेस। हम यहाँ पर विटनेस से इन्फॉर्मेशन क्यों लेते हैं, क्योंकि जो रियल इन्फॉर्मेंट होता है ना, जो पर्सन जिस पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से नहीं बताएगा। अगर हमने उससे पूछ लिया, या तो वो बताने से ही मना कर देगा, और अगर वो बता भी देगा तो कुछ अपनी तरफ से कुछ स्टोरी टेलिंग कर देगा या फिर कुछ अपनी तरफ से बता देगा, जिससे हमारी जो डेटा है वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों में हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन गेन करना जरूरी समझते हैं। फिर आता है हमारा इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल रिस्पोंडेंट्स या एजेंट्स। इसमें हम क्या करते हैं कि जिस एरिया की हमें इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, तो वहीं के लोगों को अपॉइंट किया जाता है रिसर्चर के द्वारा या इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। तो इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है लोकल एजेंट ऑफ द डिफरेंट एरिया, किस लिए, ताकि डाटा को कलेक्ट किया जा सके, या फिर जो फील्ड इंक्वायरी या कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको फाइंड आउट किया जा सके। जिस एरिया की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसी एरिया के लोकल लोगों को लगा दिया जाता है, क्योंकि वहीं के रहने वाले लोगों को ज्यादा पता होता है उस एरिया के बारे में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर को मैं आपको डीप में समझाना चाहती हूँ, क्योंकि क्वेश्चनर से काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, काफी बार क्वेश्चनर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारी बात आती है कि क्वेश्चनर बनाया जाता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो क्वेश्चनर है वो एक प्राइमरी मेथड है। क्वेश्चनर, अब एक क्वेश्चनर होता है और एक होता है शेड्यूल, ठीक है। क्या होता है, एक क्वेश्चनर होता है और एक होता है शेड्यूल। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों ही चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चनर क्या होता है और शेड्यूल क्या होता है। देखो, क्वेश्चनर और शेड्यूल दोनों की अगर मैं सिमिलैरिटीज के बारे में बात करूं, तो ये दोनों ही क्या है, सेट ऑफ क्वेश्चंस है। सेट ऑफ क्वेश्चंस का मतलब कि इन दोनों में ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको रिप्लाई करना होता है किसने, रिस्पोंडेंट ने। अब जो रिस्पोंडेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो आंसर देगा, जो रिप्लाई करेगा उन क्वेश्चंस को, जो आंसर करेगा उसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। अब ये रिस्पोंडेंट आंसर करता है क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चंस दोनों में ही होते हैं। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, क्वेश्चनर होता है वो जो रिसर्चर होगा, या जिसे हम इनोमिरेटर बोल देते हैं। इनोमिरेटर वो पर्सन होता है जो लेके जाता है कि भाई हाँ ये वाला डाटा हमें कलेक्ट करना है। जो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं जो डाटा कलेक्टर है, जो डाटा को कलेक्ट कर रहा है, वो इनोमिरेटर होता है। तो यहां पर जो डाटा कलेक्ट करने आया है वो क्या करता है, क्वेश्चनर मतलब एक फॉर्म है, ठीक है। अब इस फॉर्म को क्या करता है, रिस्पोंडेंट को दे देता है कि भाई भर दो, खुद भर दो, हम नहीं भरेंगे, खुद भर दो, भर के वापिस दे देना,
ठीक है। अब ये भरना किस वे से हो सकता है, या तो उसने बाय हैंड दे दिया, उसके हाथ में वो फॉर्म पकड़ा दिया कि भाई ये लो भर के दे देना। सेकंड क्या होता है, आजकल जो हम बोल सकते हैं कि काफी ट्रेंड में है ये चीज, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली क्या किया जाता है, मेल कर दिया जाता है। ठीक है, जब भी कोई भी क्वेश्चन आया मेल कर दिया जाता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो वो क्या करते हैं, हम मेल कर देते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो उसका रिप्लाई कर देंगे, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट होता है शेड्यूल। शेड्यूल में क्या होता है कि जो भी सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ये एक जो पर्सन होता है इनुमिरेटर, ठीक है, ये अपने हाथ में पेन लेके बैठेगा, आपके सामने वो बैठ जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर दोगे और वो खुद लिखेगा। तो यहां पर यही बेसिकली डिफरेंस होता है क्वेश्चनायर और शेड्यूल में। क्वेश्चनायर रिस्पोंडेंट को दे दिया जाता है कि भर के वापस दे देना, और शेड्यूल में जो इनुमिरेटर होता है, डाटा कलेक्टर होता है, वो खुद भरता है, आपसे आंसर मांगता है, भर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चनायर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चनायर में जो रिस्पॉन्स रेट होता है ना, वो कम होता है। क्योंकि देखो, आपने कभी मेल चेक की है, बहुत ही कम पर्सन होते हैं जो मेल चेक करते हैं कि हमें कौन कौन सी मेल आ रही है। किसी भी पर्सन ने आपको मेल भेज दी कि भाई ये क्वेश्चन आ रहा है, इसको भरो, आपने वो मेल देखी 4 साल बाद, क्या उसकी रेलिवेंसी कितनी रहेगी 4 साल बाद? उसको तो उसी ऑन द स्पॉट डाटा चाहिए था ना, 2-4 दिनों में, लेकिन आपने तो पता नहीं कब देखी होगी वो मेल। तो ये चीज होती है वो काफी कम रहती है। रिस्पॉन्स हम देख के भी कई बार जो क्वेश्चनर्स होते हैं हम मेल में देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, भाई हम क्यों भरे। ठीक है, तो वहां पर भी क्या है, जो रिस्पॉन्स रेट होती है वो कम होती है, क्योंकि वहां पर आपको प्रेशर नहीं डाला गया कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दो। लेकिन जब एक पर्सन आपके सामने ही आ जाए, आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे कि भाई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वो शेड्यूल का आंसर तो दे देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चनर होता है उसका आंसर नहीं देते हैं। तो क्वेश्चनर में जो एक ड्रॉबैक रहता है, जो एक कमी रहती है, वो यही होती है कि लोग रिस्पॉन्स नहीं करते। तो जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो कम होता है, लेकिन क्वेश्चनर जो है वो बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है। आपको एक क्या करना है, फ्रेम करना है और लोगों में या तो बांट देना है, वो भर के आपको वापस दे देंगे, या फिर मेल कर देना है। तो इसमें काफी जो खर्चा होता है ना वो कम हो जाता है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चनर की एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको एक लार्ज एरिया को कवर करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉनिकली जब कोई चीज हो जाती है ना, तो वो वाइड एरिया को कवर करती है। अब मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लूं, अगर मैं एक ट्यूशन सेंटर खोल लूं अपने ही एरिया में, तो कितने बच्चे आएंगे, बहुत ही लिमिटेड से। लेकिन अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करूं, तो मैं वाइड एरिया में कवर कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं जानती ही नहीं हूँ वो मुझसे पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर वही ट्रेडिशनल मेथड होता, ट्यूशन सेंटर्स होते, तो वहां पर मैं उस तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा सकती थी और इतने वाइड पर्संस नहीं आते जितने यहाँ पर आ रहे हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं तो लार्ज एरिया को हम कवर करते हैं। और नेक्स्ट, लिटरेट पर्सन ही क्वेश्चनर को रिप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चनर में क्या हुआ, वो फॉर्म आपको पकड़ा दिया गया, अब आप खुद भर के उसे दोगे। लिटरेट पर्सन क्या भरेगा, क्वेश्चनर भरेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन इलिटरेट है तो उसके लिए क्या चीज सुटेबल है, शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल ही उसके लिए काफी सुटेबल रहता है। लेकिन जो शेड्यूल होता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है और इतने ज्यादा हम लार्ज एरिया को कवर नहीं कर सकते जैसे हम क्वेश्चनर में कर सकते थे। जो शेड्यूल होता है उसके अंदर जो न्यूमिरेटर होता है उसकी स्किल्स मैटर करती है, क्योंकि जो ये पर्सन बैठा है अगर इसके अंदर स्किल्स होगी तो इस बंदे से वो बातें भी निकलवा लेगा जो ये बंदा देना नहीं चाहता, जो इन्फॉर्मेशन ये देना नहीं चाहता वो इन्फॉर्मेशन ये जो इन्यूमिरेटर है वो निकलवा सकता है अगर इस पर्सन के अंदर स्किल्स है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चनर में ये चीज की कमी होती है कि जो क्वेश्चन पर्सन नहीं रिप्लाई करना चाहता ना वो उसको ब्लैंक छोड़ देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चनर की ये दिक्कत हो जाती है और शेड्यूल में हम सारे आंसर्स भरवा लेते हैं। ठीक है, और एक और चीज, जो शेड्यूल होता है वो फेस टू फेस होता है। यहाँ पे पता ही है कि आमने सामने बैठे हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा इन्यूमिरेटर और जो रिस्पोंडेंट होता है वो इसको आंसर देगा और उसके बेसिस पे यहाँ पर कुछ भी यस नो या जो भी क्वेश्चनर होगा वो भर देगा। ठीक है, अब मैं एक सैंपल दिखाने जा रही हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। इसमें क्या होता है कि जब भी क्वेश्चनर दिया जाता है ऑनलाइन फॉर्म में या फिर ऑफलाइन कोई भी फॉर्म हो सकता है, तो उसमें क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। सबसे पहले तो 4-5 लाइनें लिखी होती हैं जिसके अंदर ये स्पेसिफाई किया जाता है कि क्वेश्चनर क्यों लिया जा रहा है, किस पर्पज के लिए लिया जा रहा है, ताकि जो रिस्पोंडेंट हो, इन्फॉर्मेशन देने वाला पर्सन हो, उसको थोड़ा क्लियर हो जाए कि भाई मैं इन्फॉर्मेशन दूं क्यों। तभी पर्सन देगा ना जब हम उसे थोड़ा क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चनर है इज फॉर रिसर्च, हम यहाँ पर उसके स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो क्वेश्चनर है वो किस चीज के लिए, रिसर्च के लिए तो आप यहाँ पे रिसर्च लिख लो, या किसी भी चीज के लिए है तो वहां पर आप उस चीज का स्पेसिफाई कर दो कि भाई हम इस पर्पज के लिए ले रहे हैं। और टॉपिक क्या है, टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑनलाइन शॉपिंग। तो मैंने यहाँ पर जो सैंपल लिया है वो ऑनलाइन शॉपिंग का लिया है। आप किसी भी चीज का ले सकते हैं, किसी भी चीज पे आप रिसर्च कर रहे हो या कोई भी चीज आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि लोगों के
परसेप्शन क्या है, लोग क्या सोचते हैं, तो उस बेसिस पे आप वही क्वेश्चन उसी टॉपिक पे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और जो ये स्टडी है जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो बेस करती है कहाँ पे, फतेहाबाद, हिसार और सिरसा। ये मैंने नियर अबाउट एरिया लिए हैं अपनी सिटी के। द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय रिस्पोंडेंट, कि जो भी पर्सन इसकी इन्फॉर्मेशन देगा विल बी ओनली फॉर द रिसर्च पर्पज, मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो रिसर्च पर्पज के लिए है, ना कि इस इन्फॉर्मेशन को कहीं और यूज किया जाएगा। सिर्फ इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज रिसर्च। और जो भी इन्फॉर्मेशन जो रिस्पोंडेंट प्रोवाइड करेगा उसको क्या रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। कॉन्फिडेंशियल मतलब कि लोगों को बताया नहीं जाएगा कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, उसको एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं गुप्त रखा जाएगा, छुपा के रखा जाएगा, लोगों से कंसील करके रखा जाएगा। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने लिख दिया थैंक यू। ठीक है, कि ये सारी चीजें हैं, थैंक यू। और आगे कुछ क्वेश्चंस है। अब देखो जो क्वेश्चनर होता है ना, क्वेश्चनर दोनों फॉर्म में हो सकता है। इट मे बी ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन नाम से ही क्लियर है, ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब ओपन है, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर, वो होते हैं हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन। सेकंड होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि ये या ये इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे इसका मैं एग्जाम्पल दूं तो आप एक सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन का आंसर देते हो अपने एग्जाम में। सब्जेक्टिव कैसे, जैसे अगर हम एग्जाम की बात करें तो हमारे ऐसे आते हैं ना 5 नंबर का क्वेश्चन, 10 का, 14 का, 15 का। अगर हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो वहां पर 14 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो वो कौन से होते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें हम अपनी तरीके से कुछ इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। लेकिन क्लॉज एंडेड कौन से होते हैं, आपने देखा होगा ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इन 4 ऑप्शन से बाहर तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे दे दिया 1 2 3 4, इन चारों में से एक को आपको क्लिक करना होगा, जैसे मैंने 3 को कर दिया, तो इससे आप बाहर नहीं जा सकते। जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं वो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं और जो सब्जेक्टिव होते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनर क्या होता है, मिक्सचर होता है बोथ। ठीक है, तो ये क्या होता है, मिक्सचर होता है दोनों का, कि क्वेश्चनर में ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। ठीक है, तो मैं जवाब देती हूँ, ये क्या है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन में वो क्या लिखे, राम, श्याम, गीता, मीता, सीता, सारे नाम लिख दे वो, तो कितने नाम लिखेंगे वो, कितने दुनिया में कितने नाम है, तो वो सारे नाम थोड़ी लिख सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, ओपन एंडेड, कि आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो क्वेश्चनर फिल कर रही हूँ वो मैं अपना ही फिल कर देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अब यहाँ पर क्वेश्चनर में फिल कर दिया खुशी रानी। ठीक है, नेक्स्ट अब ईमेल इन्होंने पूछी तो मैं लिख देती हूँ खुशी रानी 1137@gmail.com। ठीक है, इट्स माई रियल ईमेल आईडी। नेक्स्ट इज फोन नंबर। आई कैन नॉट प्रोवाइड फोन नंबर, देन यू कैन कट दिस, और अदरवाइज यू कैन ड्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है जेंडर, यू आर मेल और फीमेल, तो आई एम फीमेल, सो क्लिक। आई एम इन द एज ऑफ दिस एज ग्रुप, ये हो गया। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, फैमिली न्यूक्लियर फैमिली, फैमिली साइज, राइट। ऑक्यूपेशन आई एम अ टीचर, सो टीचर इज कवरिंग अंडर द प्रोफेशनल। ठीक है, एंड एजुकेशनल लेवल आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड पर्सन। नेक्स्ट आ जाता है मंथली इनकम। मंथली इनकम आई एम जस्ट अर्निंग 20 to 50,000 पर मंथ। अब ये जो क्वेश्चंस थे ना कुछ हमारी लाइफ से रिलेटेड थे। इन्होंने ऊपर क्या लिखा कि ऑनलाइन शॉपिंग के रिलेटेड, लेकिन यहां पर इन्होंने कुछ भी ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग के रिगार्डिंग नहीं पूछा। इसलिए नहीं पूछा, जब भी हम क्वेश्चनर बनाते हैं या कोई भी चीज हम कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा फेमिलियर करने की कोशिश करते हैं उस पर्सन को जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हम सीधा ही क्वेश्चन ड्रॉप कर दे, फर्स्ट क्वेश्चन ही ड्रॉप कर दे, भाई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, कहाँ से करते हो, कितनी बार करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो, तो वो चीजें तो बाद की होती हैं। एक बार थोड़ा सा ना उससे फेमिलियर होने के लिए हम उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो है कौन। ठीक है, तो वो जब ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता है देन वी जस्ट गोज टू द सेकंड स्टेप, जो कि इसमें क्या पूछा गया है, सिंस हाउ लॉन्ग डू यू शॉप ऑनलाइन, कि आप कितने टाइम से शॉपिंग कर रहे हो। तो आई जस्ट ड्रॉप हेयर 2 to 4 years। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू यूज ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म फॉर शॉपिंग, मतलब आप वीकली, मतलब एक हफ्ते में एक बार शॉपिंग तो कर ही लेते हो, फिर मंथली, एक मंथ के बाद ही कभी शॉपिंग करते हो, या 6 मंथ के बाद एक शॉपिंग करते हो, या ईयरली करते हो। तो मैं इतना रेगुलरली बेसिस पे नहीं करती हूँ, तो मैं 6 मंथ यहाँ पे करूंगी एज पर माई कन्वीनियंस, क्योंकि मैं इतना ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हूँ। मुझे कभी भी कोई शॉपिंग, कोई चीज पसंद आती है, देन आई जस्ट टेल टू माई ब्रदर, तो वो अपने आप ही पेमेंट कर देता है एंड ऑल दैट, वो कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू पे फॉर योर ऑनलाइन परचेज, मतलब कि आप किस तरीके से जो अपने ऑनलाइन परचेज की है कोई भी चीज, उसकी पेमेंट किस तरीके से करते हो। तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो दैट इज मोड ऑफ पेमेंट। मोड मतलब किस तरीके से आप पेमेंट करते हो। आप कैश ऑन डिलीवरी देते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई वॉलेट या यूपीआई जो भी होता है, तो उसके बेसिस पे आप करते हो। अगर हम देखें तो जैसे डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड, ऐसा कुछ यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इंडियन रुपीज, INR मतलब इंडियन रुपीज स्पेंड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एवरी ईयर, कि आप कितने के इंडियन रुपीज आप क्या है स्पेंड कर देते हो ऑनलाइन शॉपिंग पे। तो आपको ये पूछा गया। अब ये क्वेश्चन देखो, बाकी जितने भी क्वेश्चन आए थे ना 3 क्वेश्चन के बाद, अब यहाँ पर जो पहले 3 क्वेश्चन थे ये कौन से थे, ओपन एंडेड थे, ठीक है। ओपन एंडेड मतलब आपने खुद लिखा यहाँ पे कुछ, लेकिन बाद वाले क्या है, ऑप्शन दिए गए। अब यहाँ पर आप तीसरी कैटेगरी बना के कुछ नहीं लिख सकते कि मेल, फीमेल और तीसरा मैं तो कुछ हो रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम 13th क्वेश्चन की बात करें तो 13th क्वेश्चन फिर से एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गया है। तो ये चीज आपको देखो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन है और ये पूछा गया कि कितने रुपए आप स्पेंड कर देते हो ईयरली, हर ईयर आप, हर साल आप कितने स्पेंड कर देते हो। तो जस्ट ये लगा सकते हैं कि 2000 to 5000 एज पर ईयर। कई बार ऐसा होता है ना कि एक साल में तो कुछ ज्यादा खर्च भी हो जाता है और दूसरे साल में नहीं होता। मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आपको जो सुटेबल लगे आप लिख सकते हैं। देन विच शॉपिंग साइट यू चूज फर्स्ट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको कौन सी साइट जो है वो आप प्रेफर करते हो, या आपको कौन सी साइट अच्छी लगती है। तो अगर मैं देखूं तो मैं मोस्टली जो है वो अमेजोन को ज्यादा प्रेफर करती हूँ। अमेजोन के बाद में प्रेफरेंस लिस्ट में मेरा आता है फ्लिपकार्ट। अदरवाइज और भी बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने स्नैपडील भी लिखा है, मीशो होता है, मिंत्रा है। तो ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग में वर्किंग करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक पूछा गया कि आप कौन सा फर्स्ट सेलेक्ट करोगे, तो फर्स्ट मैंने अमेजोन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन फिर से, ये देखो क्लोज एंडेड था, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन फिर से ओपन एंडेड आ गए। अब इन दोनों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको सबसे ज्यादा अच्छी चीज कौन सी लगती है, और ऑनलाइन शॉपिंग में आपको सबसे बड़ी कमी क्या लगती है। देखो ऑनलाइन शॉपिंग में जो सबसे अच्छी चीज होती है वो होती है कन्वीनियंस, कि आपको घर पे बैठे कोई चीज मिल जाती है, और सेकंड चीज आपको काफी अच्छे अमाउंट में भी मिल जाती है। अगर आप मार्केट में जाओ तो आपको वो चीज क्या है, कई बार अच्छी नहीं मिलती है या थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि वहां पर आपको रिटेल प्रोडक्ट मिल रहा होता है। वहां पे जो हम ये बोल सकते हैं कि जो चैन होती है ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैन होती है, कि होलसेलर, रिटेलर, फिर उसके बाद हमें रिटेलर से ही हमें कुछ प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब हम ऑनलाइन साइट्स की बात करते हैं तो वहां पर होलसेलर, रिटेलर कुछ भी नहीं होते। वहां पर सीधा हम कंपनी से हमारे तक प्रोडक्ट आता है, और बीच में एजेंट होता है जो कि वो एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पर मैं अपना पॉइंट लिखूंगी कि कन्वीनियंस एंड कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब हमें अच्छा प्रोडक्ट और कन्वीनियंस भी मिल जाता है और कॉस्ट भी हमारी कम होती है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं कि बिगेस्ट ड्रॉबैक इसका क्या होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिफॉल्टेड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। मतलब कुछ प्रोडक्ट हमने मंगवाया कुछ होता है, आ कुछ जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं मिसमैच विद प्रोडक्ट, या जब हम रिफंड करते हैं। तो एक चीज और मुझे यहाँ पर लगती है, जब हम रिफंड के लिए बोलते हैं ना, तो जब हमें रिफंड के लिए बोलते हैं तो हमें एक तो पहले उन्हें कन्विंस करना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला तो हमें रिफंड करो। तो जब रिफंड के लिए हम बोलते हैं, एक तो उन्हें पहले थोड़ा टाइम उनसे बात करो, उनसे पूरा मत्था मारना पड़ता है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट बुरा निकला, हमें उन्हें प्रूफ देना पड़ेगा। चलो ठीक है, उनकी ये पॉलिसी है, लेकिन जो रिफंड की अमाउंट है, मैं बेसिकली ये बोलना चाहती हूँ कि जो रिफंड की जो अमाउंट होती है वो लगभग 3 days के बाद आती है।
आफ्टर 3 डेज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 3 दिनों के बाद आती है, 3 दिन तक हमारा जो पैसा है वो ब्लॉक हो गया। अगर आपने कुछ ज्यादा ही अमाउंट लगा दी और आपको वो अमाउंट चाहिए तो आपको 3-4 दिन जो उनकी पॉलिसी में होगा, ये जरूरी नहीं है 3 दिन होंगे, कई बार 7 डेज भी होते हैं। तो एज पर एप्लीकेशन एंड उनकी पॉलिसी, उन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में रिफंड कर देंगे। लेकिन जितना टाइम भी आपका जो पैसा है वो नहीं आता, वो ब्लॉक हो जाता है, उतने टाइम के लिए आपको नहीं मिलता। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो वो पैसा आपका ब्लॉक है। अगर मैं इसी क्वेश्चंस को मैं अगर शेड्यूल में बदल दूं तो क्या होगा, मैं इस जो ये लिस्ट है इसको लेके एक पर्सन के पास जाऊंगी और कि हाँ बताओ आपका नेम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, वो आपकी एज, अभी देखो जेंडर पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी के कोई आपके सामने बैठा और आप उससे जेंडर मत पूछने लग जाना, भाई आप मेल हो या फीमेल हो, वो दिख रहा है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। एज ग्रुप आप उससे पूछ सकते हो, मैरिटल स्टेटस भी आप पूछ सकते हो। कई बार कोई पर्सन लगते हैं कि वो मैरिड है लेकिन मैरिड होते नहीं है, और कई मैरिड नहीं लगते लेकिन वो मैरिड होते हैं। तो ये चीजें पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हो। एक चीज और, इसका सीक्वेंस भी ध्यान में रखना काफी जरूरी होता है। जैसे कि इससे पहले आप अगर मैरिटल स्टेटस से पहले आप चिल्ड्रन नहीं पूछ सकते, ठीक है, कि चिल्ड्रन कितने हैं। आपने पूछ लिया कि आपके चिल्ड्रन कितने हैं, तो आपने बोल दिया, उसने बोल दिया कि भाई 2 बच्चे हैं मेरे, ठीक है। और आप उसके बाद उससे पूछो भाई आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपको भाई वहां से भागना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया, वहां पे आपने जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है ना उसे ही बदल दिया। पहले आप पूछो कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, फिर पूछो उससे कि आपके बच्चे कितने हैं भी या नहीं है। तो वो चीजें क्या एक सीक्वेंस में चलती हैं, आप ऊपर नीचे क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन की सीक्वेंस से रिलेटेड लगा लो कि जो नेम है, आप 4-5 क्वेश्चन ये पूछ लो, उसके बाद आप नाम पूछोगे, कितना अजीब लगेगा ना, क्योंकि हर एक चीज में सबसे पहले तो नाम ही होता है ना, कि नाम क्या है, उसके बाद सारी डिटेल स्टार्ट होगी। तो वही चीज है कि सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब थर्ड सीक्वेंस की एक और चीज ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसको पहले रखना है, और जो आपका पर्पस है, जो कलेक्ट आप डाटा करना चाहते हो उसको बाद में, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे क्वेश्चनर को बहुत ही इफेक्टिव भी बनाया जा सकता है, और उसमें एरर या जो मिस्टेक्स हैं उनके चांसेस को कम किया जा सकता है। लास्ट इसमें आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जब आप किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करते हो, वो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो, इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो। पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होती है, नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होती है। पार्टिसिपेशन क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन खड़े हैं, आप उनके साथ जाके बातें करने लग जाओ, उनके अंदर मिक्सअप हो जाओ, तो दैट इज पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। लेकिन नॉन पार्टिसिपेशन क्या होता है कि आप साइड में खड़े हो, आप सिर्फ देख रहे हो लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका बिलीफ सिस्टम कैसा है, सिर्फ दूर से देख के आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहां तक होप सो आपको क्लियर हुआ होगा प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट आता है सर्वे एंड सेकेंड इज पोल। सर्वे क्या कहता है, देखो सर्वे होता है जहां पर हम कोई भी डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्ड भी करते हैं एंड देन एनालाइज भी करते हैं। तो जब भी हम किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट मीन्स उसको लिखते हैं, और उसको लास्ट में हम एनालाइज करते हैं। तो ये तीनों मेथड्स जहां पर आ जाएं तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, दैट इज सर्वे। और ये किससे होता है, ये एक टारगेट ऑडियंस से होता है। ऐसे नहीं किसी भी पर्सन को हमने बुलाया और उनसे हम सर्वे करने लगे। तो सर्वे किससे होता है, एक टारगेट ऑडियंस से होता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि यहां पर भी हमें क्या होता है, पर्सनली हमें उन लोगों से मिलना पड़ता है सर्वे करने के लिए। लार्ज सैंपल रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग है। अगर स्मॉल सैंपल है, कम लोगों को कवर करना है, तो हम इजिली कर सकते हैं, टाइम कम लगेगा। लार्ज सैंपल जरूरी है, इसीलिए हमारा टाइम भी ज्यादा लगता है। मैनी टॉपिक्स लाइक सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग सर्वे की जाती है। सोशल एंड बिहेवियरल साइंस की लोगों का किस तरीके से बिहेवियर चेंज हो रहा है, उनके बिहेवियर में किस तरीके से मॉडिफिकेशन आ रही है, सोसाइटी में वो किस तरीके से अपने आप को काफी बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके बेस पे क्या की जाती है, सर्वे की जाती है, और इसके अंदर एक फील्ड रिजल्ट भी आ जाता है। नेक्स्ट आता है पोल। पोल क्या होता है, पोल देखो एक तरीके से ना, पोल जहां पर आ जाए ना तो वहां पर आप लगाना अपनी ओपिनियन। जैसे आपने पोल देखा होगा कि एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में 4-5 यही ऑप्शंस होंगे और आपको एक पोल दे दिया जाता है, जिसपे आप क्या करते हो, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग एक किसी आंसर पे क्या करते हो, क्लिक कर देते हो। तो उसे क्या बोलते हैं, पोल। उसी तरीके से ये क्या है, एक टाइप ऑफ सर्वे है जहां पर मेन एम क्या होता है कि एक पर्सन है, कोई भी पब्लिक है, उनके ओपिनियन क्या है, वो लोग किस चीज की तरफ ज्यादा मूव होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं।
और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इमीडिएट हमें रिजल्ट मिल जाता है। जब भी एक पोल लगाया जाता है, 4 ऑप्शन आप क्लिक करते हो, उसी वक्त आपको पता चल जाता है कि हाँ हमने सही आंसर पे क्लिक किया या नहीं किया। तो यहाँ पर इमीडिएट उसी वक्त आपको रिजल्ट मिल जाता है और उस रिजल्ट को जर्नलाइज भी किया जाता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में ये चीज देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको ऑप्शन टाइप बताया, जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहलाते हैं। तो आज हमने क्या किया, हमने सैम्पलिंग किए, सैम्पलिंग के टाइप्स किए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एरर किए, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, 2 प्रिंसिपल्स कर लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कर लिया। उसके बाद हमने प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड कर लिए, जिसमें मैंने आपको काफी अच्छे से डिटेल में करवाया। क्वेश्चन आया और शेड्यूल दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन मैंने आपको 2 टर्म्स और करवाई, दैट इज सर्वे एंड पोल। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं देन लाइक टू माय वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग टू मी। आप अपनी फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, नहीं लग रही हैं। अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो तो भी आप मुझे बताओ। एक इंप्रूवमेंट मैं अभी करूंगी, पीडीएफ की फॉर्म में मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। नेक्स्ट मंथ से हम PYQ करेंगे जो कि पीडीएफ की फॉर्म में होंगे, और बहुत सारे ऐसा कंटेंट होगा जिसे मैं पीडीएफ की फॉर्म में लेके आऊंगी। सो कीप सपोर्टिंग टू मी. If you like my video, then click on like button, subscribe to my channel. If you have any query, then you can comment me, and don't forget to share this video with your friends. Thank you so much for listening me very carefully.